आपने अवसर दिया अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की जो भी योजनाएं थोड़ी बहुत बनती भी रही हों, वो निचले स्तर तक नहीं आती। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया वो पूरे देश में एक अभियान चला करके हर परिवार का एक खाता सरकारी नेशनलाइज बैंकों में हो, ऐसा अभियान चला करके जन धन खाता के नाम से निःशुल्क खाता उन्होंने खुलवाया। उस समय भी विपक्ष इस पर बड़ा कमेंट करता रहा कि ये खाता क्यों खोला जा रहा, खाता क्यों खुलवा रहे हैं। लेकिन जब सरकार की जो भी योजनाएं, वो चाहे पेंशन की धनराशि हो, चाहे गेहूँ धान खरीद की धनराशि हो, चाहे वो ये जो किसान सम्मान निधि आ रहा है उसकी धनराशि हो, सीधे चाहे आवास का पैसा हो जो आ रहा है, सीधे खातों में दिल्ली से डाला जाता है, लखनऊ से डाला जाता है, 2 घंटे में पैसा खाते में आ जाता है बिना किसी बिचौलिए के। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जनता के उन मुद्दों को दिखाया जाता है जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। जनता के मुद्दों को उठाते हैं और प्राथमिकता से दिखाया जाता है और जनता के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है जिससे जनता अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सके। आज हमारे साथ सतदेव सिंह हैं, पूर्व भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका सर आईपा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, सरकार की क्या योजनाएं जनता को मिली है कि नहीं? 100%। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बनने के पहले सरकार की जो भी योजनाएं थोड़ी बहुत बनती भी रही हों, वो निचले स्तर तक नहीं आती। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया वो पूरे देश में एक अभियान चला करके हर परिवार का एक खाता सरकारी नेशनलाइज बैंकों में हो, ऐसा अभियान चला करके जन धन खाता के नाम से निःशुल्क खाता उन्होंने खुलवाया। उस समय भी विपक्ष इस पर बड़ा कमेंट करता रहा कि ये खाता क्यों खोला जा रहा, खाता क्यों खुलवा रहे हैं। लेकिन जब सरकार की जो भी योजनाएं, वो चाहे पेंशन की धनराशि हो, चाहे गेहूँ धान खरीद की धनराशि हो, चाहे वो ये जो किसान सम्मान निधि आ रहा है उसकी धनराशि हो, सीधे चाहे आवास का पैसा हो जो आ रहा है, सीधे खातों में दिल्ली से डाला जाता है, लखनऊ से डाला जाता है, 2 घंटे में पैसा खाते में आ जाता है बिना किसी बिचौलिए के। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं 100% अंतिम जो लाभार्थी है वहाँ तक पहुँच रहा है। प्रदेश सरकार की योजना थी कि सड़कें गड्ढा मुक्त हों। कहीं ना कहीं विपक्ष का भी आरोप है कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। तो क्या विकास कितना हुआ सड़कों के मामले में इस सरकार में? सड़कों के मामले में बहुत विकास हुआ है। इसके पूर्व जो सरकार थी उसके समय में सड़कों में गड्ढा था और जितने गड्ढा सड़कों में होता था उतने उनका घर पैसे से भरता था। इस सरकार ने मुहिम चला करके गड्ढा भरने के काम के साथ साथ जितनी भी सड़कों की ज़रूरत थी, जितनी जनप्रतिनिधियों ने मांग किया अपने अपने क्षेत्र में, उच्चीकरण और चौड़ीकरण में तमाम सड़कें बनवाई गई। नई सड़कों के लिए जाल बिछा दिया गया और इस सरकार से ज़्यादा सड़कों पे बजट आज तक किसी ने दिया ही नहीं था। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो महती योजना है कि प्रत्येक गाँव को हर तरफ से पक्की सड़कों से जोड़ना, उस तरफ सरकार अग्रसर है। लगभग काम पूरा है, जो बचा हुआ कार्य है आगे पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी, वो कार्य भी पूरा होगा। अगर हम अपराध की बात करें तो सरकार का दावा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाओं के ऊपर कोई अपराध होता है तो तत्काल कार्रवाई करती है। वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं और बीजेपी सरकार में अपराध बढ़े हैं। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कहना। उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो कुछ न कुछ कहेंगे। लेकिन महिलाओं को जितनी सुरक्षा इस सरकार में एंटी रोमियो बना करके, दल बना करके सरकार को आज कोई भी नवयुवक
किसी भी चलती हुई लड़की को, किसी भी औरत को तिरछी निगाह से भी देखने का कार्य नहीं करता है। और अपराध पे मैं आपको एक बात बता दूं, अपराध कई तरह के होते हैं। पहला अपराध होता है सत्ता प्रायोजित अपराध, जो पिछली सरकार में जमकर होता था। थानों को इलाकाई जो यहाँ के नेता थे उनके गुंडे चलाते थे, उनके कार्यकर्ता थानों की चलाते थे, थाना पुलिस नहीं चलाती थी। सपा शासन में अगर वीडियो आप भी देखे होंगे तो सैफई में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं सोफे पर और प्रदेश का आईजी घुटना टेक करके उनके साथ बैठा हुआ। ये था पुलिस का वहाँ पे सम्मान। अब आज योगी सरकार में पुलिस का सम्मान भी बढ़ा है और पुलिस का अपराधियों में खौफ भी बढ़ा है। महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सत्ता प्रायोजित अपराध 100% बंद है। इसके बाद कुछ कैजुअल अपराध होते हैं, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपराध करते हैं, उनके मन में भी खौफ है, वो भी काफ़ी कम हो गया है। अपराध काफ़ी कुछ घट गया है, थोड़ा बहुत हो भी रहा है। एक बार जहाँ योगी बाबा आए और पूरा बुलडोजर अपने रफ्तार में आई, वहाँ सारे अपराध समाप्त हो गए। योगी बाबा को ठोकू सरकार कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? अब आप पत्रकार हैं, ठोको कहा जाता है। अपराधी पहले पुलिस को ठोक देती थी तो उसको क्या कहा जाता था सपा सरकार में? और वो अपराधी है, अगर अब पुलिस उनको ठोक रही है तो ठोको बाबा कहा जाता है। और इससे पूरे समाज में उनको ठोको बाबा जब कहा जाता है तो समाज का सर गर्व से ऊंचा उठता है। जब उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है तो भी उठता है। अगर खौफ खाता है तो अपराधी खौफ खाता है। आज अपराधी जो जेल में है वो बेल की एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। विपक्ष का आरोप यह भी लगता है बार बार सरकार के ऊपर कि डबल इंजन की सरकार जमीनी स्तर पे विकास नहीं हुआ, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो और चाहे बेरोजगार युवाओं का मामला हो। तो जो जनता है प्रदेश की या देश की वो बड़ी होशियार है। विपक्ष आरोप लगाता रहता है, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। जो अपने समय में काम नहीं किए हैं वो आरोप के अलावा करेंगे क्या? कभी किसी CSC में जा करके हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जा करके जरा दवा करा के देखें कि कितना चेंज हुआ है जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं। मुख्यमंत्री पद पे थे, कभी किसी CSC पे गए हो तो आप बताओ, कभी किसी स्वास्थ्य केंद्र का जांच करने हो गए हो तो आप बताओ। आज स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर समय से बैठता है, दवाएं उपलब्ध रहती है, मरीजों की भीड़ लगी रहती है। आप जाइए न किसी स्वास्थ्य केंद्र पे, गांव में ही सरैया अकबल में है स्वास्थ्य केंद्र, आप जाइए, सैकड़ों 150 200 मरीज वहाँ रोज आते हैं। आप फरवैया जा करके देखिए, 300-400 की संख्या वहाँ आती है। अगर सुधार नहीं हुआ होता तो आज वो स्वास्थ्य केंद्र क्या कहेंगे उसको, वीरान पड़ा होता। वहाँ आदमी दवा कराने न जाता, वहाँ बैल गोलू ये सब अपना जानवर टहलते रहते। अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार का दावा है कि किसानों की आय दोगुनी की गई। वहीं यह भी आरोप लगता है कि किसानों छुट्टा पशु से परेशान है, गन्ना का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या सरकार जो वादा की है कि 15 दिन में पेमेंट और छुट्टा पशुओं के लिए गौशाला बनाए गए, तो कहीं ना कहीं गौशाला में न रह के छुट्टा पशु खेतों में रह रहे हैं? देखिए ऐसा है, इस क्षेत्र में जहाँ खड़े होकर के हम बोल रहे हैं, इस क्षेत्र में गन्ने की भुगतान की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। नंबर 1 चीज़ है। और योगी सरकार ने पिछली सरकारों का जो बकाया था उसका भी लगभग 75% 80% भुगतान कर दिया। प्रदेश में इस समय बकाये की भी स्थिति कम है। ये हमारे बगल के जो क्षेत्र हैं बस्ती के आसपास के, उसमें जहाँ पे बजाज शुगर मिल है उनका भुगतान विलम्ब से होता है। उनके यहाँ कुछ परेशानियाँ हैं, लेकिन उनका भी भुगतान पहले की अपेक्षा बेहतर है। और इस विधानसभा में जहाँ आप खड़े होकर के हमसे बात कर रहे हो, पूछ रहे हो, यहाँ के भुगतान 14 दिन 15 दिन भी नहीं लगता है, हफ्ते 10 दिन में आ जाया करता है। उसके खाते में एक नए पैसे किसी किसान का बकाया नहीं है। चाहे हम मसौदा मिल को गन्ना भेजते हों, चाहे हम रौजा गाँव को भेजते हों, चाहे हम बगनान को भेजते हों, चाहे हम मुंडेरवा शुगर मिल को भेजते हों, किसी प्रकार का कोई बकाया यहाँ किसान का नहीं। अब इसके बाद आप बात करते हैं छुट्टा पशु। छुट्टा पशु जितने छोड़े गए
उनको पकड़ करके गौशाले में ले जाया गया। अब इसके बाद किसानों को भी कुछ सोचना पड़ेगा इस पे। या तो आप या दूध खरीद के खाओ, गौ पालन मत करो, और करो तो उनको छोड़ो मत। अब एक बार सारे पशु पकड़ के गौशाले में डाल दिए जाएंगे, फिर आप बछड़ा छोड़ दोगी, फिर आप बछिया छोड़ दोगी, गाय दूध लिए उसके बाद आप छोड़ दोगी, तो निश्चित है वो रहेंगी। फिर उनको पकड़ने में कुछ समय लगेगा, नई गौशालाएं बनानी पड़ेंगी, चुनाव बाद उसकी भी व्यवस्था होगी। जो कहीं भी छूटा पशु थोड़े बहुत दिखाई देते हैं वो भी समस्या का समाधान ये सरकार निश्चित रूप से करने वाली है। अब इसके बाद आपने एक प्रश्न और रखा था, किसानों की आय दुगनी। देखिए, किसी भी नेता की, किसी भी सरकार की काम करने का एक विजन होता है, उसके दिमाग में बात क्या आती है। आप पूछो उन विपक्ष के नेताओं से कि मोदी के पहले क्या किसी भी प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी ड्योढ़ी बराबर करने की सोच रखी? कभी किसी मंच से बोले, कभी कोई नियम बनाए? उनके मन में बात ही नहीं थी कि किसानों की आय दुगनी भी होनी चाहिए। जितनी लागत लगती है उतना ही उसको मुनाफा मिलना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार इस दिशा में बराबर प्रयत्नशील है, कार्य कर रही है। मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम उसको आज किसान भाई फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना, आप जैविक खादों का प्रयोग करो। अब महंगी खाद का प्रयोग ही नहीं। अब महंगी खाद का प्रयोग नहीं करोगे तो आपको सिंचाई कम करनी पड़ेगी, आपको ट्रैक्टर से जुताई नहीं करनी पड़ेगी, आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी जैविक खेती से, और उससे स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, लागत हमारी घटेगी। और इसके अलावा जो सरकारी एमएसपी की जो खरीद होती है उसका जितना दाम 5 वर्षों में, इधर 8 वर्षों में, जब से पहले गेहूं का दाम बढ़ता था, केंद्र सरकार बढ़ाती थी, सारे लोग जानते हैं, हर साल 10 रुपये बढ़ गया, 5 रुपये बढ़ गया, कभी 3-3 रुपये भी बढ़ा। लेकिन मोदी के कार्यकाल में कभी 100 रुपये के आसपास, 50 रुपये से ऊपर ही हमेशा हर चीज़ का दाम बढ़ा। अभी पिछली साल हम धान बेचे थे 1700 कुछ में, इस साल बेचे 1875 में। इसी तरीके से गेहूं का दाम बढ़ता गया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, गेहूं का दाम 1100-1200 था, आज गेहूं का दाम 2000 रुपये है। तो ऐसे ही लगभग दूना हो गया। लेकिन हमारी चूंकि लागत बढ़ती है, एक अंतर है खेती में, वो भी पूर्वांचल के किसान हमारी इस बात को सुनेंगे। एक खेती में अंतर क्या है पश्चिम में और पूर्व में, कि पश्चिम का जो किसान होता है वो खेती स्वयं करता है, वो जानवरों की देखभाल स्वयं करता है, वो खेतों में स्वयं काम करता है, मजदूर के साथ खड़े होकर के करता है। लेकिन हमारे यहाँ जिनके पास खेत थोड़ा सा ज़्यादा है, वो खेती स्वयं नहीं करते हैं, वो केवल मजदूरों से कराते हैं। 4 जानवर रखे हैं तो एक आदमी हमें उसके लिए भी रखना है, तो इसलिए खेती हमारे घाटे में दिखाई देती है। हमें किसान को भी अपने खर्चों में खेती की जो लागत आती है कटौती करनी पड़ेगी। और अगर सरकार की ये सोच है कि किसान की आय दुगनी की जाए, तो किसान की आय दुगनी नहीं तो ड्योढ़ी तो हो ही गई है, आगे फिर सरकार बन रही है, आने वाले समय में फिर सरकार बनेगी और आय दुगनी, 2.5 गुनी, 3 गुनी भी होगी। 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है। यह भी आरोप लगता है कि सभी राजनीतिक दल पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, कोई विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं करता है। देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये जात की राजनीति करते हैं, इसलिए कि इनके पास राष्ट्र का मुद्दा तो होता ही नहीं। इनको वोट कैसे मिल जाए, तो राम भक्तों पे गोली चलवा दो, मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा। कभी आप मुख्यमंत्री रहते बोल दो कि हमारे संसाधन पे पहला हक जो है मुस्लिम बहनों का है, तो मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा। तो कौन राजनीति करता है जाति और धर्म? ये मंच से वो बोलने वाले नेता अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वो राजनीति कैसी करते हैं। वो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, वो इसी प्रकार की राजनीति करते हैं धर्म और जाति की। और भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि ये जातिवाद की राजनीति को काटने के लिए हम विकास की राजनीति करेंगे, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करेंगे, हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि इन 8 वर्षों में भारत विश्व में जो सम्मान आज उसको मिल रहा है वो पिछले 70 वर्षों में नहीं मिला हुआ। आप हरैया विधानसभा के रहने वाले हैं। इस हरैया विधानसभा में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण समस्या है, और इस समय 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा और चर्चे में हो? हरैया विधानसभा में तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा हम नहीं कह पाएंगे कि जो मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा है।
इसलिए कि यहाँ पे जितना, एक मैंने अभी बताया मोदी जी के बारे में, विजन क्या होता है आदमी के काम करने का, तो इसी तरीके से यहाँ जब पिछले 17 के चुनाव में अजय सिंह जी विधायक बने, तो कहीं न कहीं उनका विजन पिछले जो भी यहाँ के राजनेता रहे हमारी इस विधानसभा के, उनसे अलग था। आज हरैया विधानसभा का एक भी धार्मिक स्थल आप ऐसा नहीं देखेंगे जो चमकता हुआ न दिखाई दे, जहाँ पे कई करोड़ का पैसा लगा करके वहाँ का विकास करने का काम न किया गया। जहाँ पे हमारे पिछले 15 सालों में जो मंत्री जी थे आज के चुनाव मैदान में है, और उनको शर्म आनी चाहिए। उनको तो इस विधानसभा से लड़ना ही नहीं चाहिए था, ये देखने के बाद कि उनके समय 15 साल हरैया कैसी थी और आज हरैया कैसी है। वो तो सारा विकास लेके चंगरवा में कराई, वार्ड गेस्ट हाउस चंगरवा में बनवाई, उन्होंने गांव बाउंड्री चंगरवा की करवाई, उन्होंने पशुधन प्रसार केंद्र का प्रशिक्षण के चंगरवा में बनाया, उन्होंने वहाँ पे पार्क बनाया, वहाँ पे घाट बनाया। हरैया में क्या बनाए? वो कभी अपना 15 सालों में किसी भी साल अपना रिपोर्ट कार्ड दे करके वोट मांगने का काम नहीं किया है। अगर आज रिपोर्ट कार्ड दे करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं तो अजय सिंह जी कर रहे हैं। सड़कों के लिए 700 नई सड़कें छोटी बड़ी बनवाई अजय सिंह जी, 15 सड़कें उच्चीकरण चौड़ीकरण की बनवाए हैं। ये सरजू नदी पे 100 करोड़ की लागत से पीपे का पुल बना हुआ है, दूसरा पीपे का पुल छतौना के पास हो गया है। मनोवर नदी पे कम से कम आधा दर्जन पुल बने हुए हैं जो कन्वर्टी किए हैं, एक दूसरी तरफ से गांव को जोड़ने का काम किए हैं। इतना विकास यहाँ पे हुआ है, एक भी ऐसा आप ये माने कि हमारे यहाँ ही छावनी में शहीद स्थल पे 250 लोग शहीद कर दिए गए थे, कच्ची फांसी दी गई थी, जिसमें हमारे विधानसभा के भी तमाम गांव के लोग थे। उन सारे लोगों के नाम का गेट उनके गांव के सामने सड़कों पे बनवाना, जितने हमारे पूर्व के यहाँ जनप्रतिनिधि थे इधर के, चाहे वो स्वर्गीय सुखपाल पांडे जी रहे हों, चाहे स्वर्गीय कोट साहब रहे हों, चाहे स्वर्गीय जगदम्बा सिंह जी रहे हों, उनके नाम पे गेट बनवाना। जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे हरनारायण पांडे जी, चाहे मुरादीपुर के हरभान सिंह, उनके नाम पे गेट बनवाना। महाराजा जालिम सिंह के मंत्री थे ये पंडित ईश्वरी प्रसाद शुक्ला जी, उनके नाम पे बेलाले में गेट बनवाना। हाईवे पे गेट बनवाना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का, सरदार पटेल के नाम का, सुहेल देव राजभर के नाम का। कोई बच्चा नहीं है जिसके नाम पे, रानी लक्ष्मीबाई के नाम का, कि जिसके सजा दिया पूरा इस विधानसभा को हरैया को अजय सिंह। और ये दुर्भाग्य होगा कि अगर यहाँ की जनता कोई दूसरा निर्णय लेने की कोशिश करेगी। ये सौभाग्य है हम लोगों का, इस तरीके का विधायक मिला और इस क्षेत्र में इतना काम हुआ। और जो लोग लड़ रहे हैं वो बौने हैं, वो उनके आगे कुछ नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि 2022 में फिर हरैया में बीजेपी का परचम बम्पर वोटों से बीजेपी फिर जीतेगी? कोई भी किसी प्रकार का गलत किसी काम नहीं है, किसी पैसा काम नहीं है। ये हमारे साथ थे सतदेव जी और उन्होंने बताया कि फिर बीजेपी हरैया में अपने विकास के दम पर 2022 विधानसभा में अपना परचम लहराएगी। आगे आप लोग आइपा को देखते रहिए। नमस्कार।